एक बिग पोर्शन ऑफ द लिवर टोटली डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है और उससे लिवर फंक्शन कैपेसिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाती है और लिवर फंक्शन लिवर इम्पेयरमेंट की तरफ पेशेंट जा सकता है। तो इसीलिए जो है वो हेपेटाइटिस को जो है वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि वो वायरस जो है वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज कॉज कर सके लिवर का। तो हेपेटाइटिस जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है उसकी वैल्यूएशन के लिए पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो साइन सिम्टम्स हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में जॉन्डिस जो है सबसे ज्यादा मेन फीचर है कि जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो येलोइश होती है, उनको जॉन्डिस जो है वो आई जो वाइट पोर्शन है उसमें येलोइशन आपको फील होती है। तो एब्डोमेन में टेंडर एब्डोमेन होता है, पेन होती है एब्डोमेन पेन। इसके अलावा आप पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री ले सकते हो, फेनिलियल डिजीज या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इस पेशेंट की जो फैमिली है उसमें कहीं लिवर इम्पेयरमेंट या लिवर है उसकी डिजीज प्रिवेल तो नहीं करती। लेबोरेटरी टेस्ट टू एक्सेस लिवर डिजीज जैसे कि कुछ हम लैब फाइंडिंग्स लिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेशेंट के जो लिवर इज फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट। जैसे कि ब्लड काउंट है जिसमें प्लेटलेट्स है, लिवर एंजाइम्स एएलटी एएसपी, बिलिरुबिन का लेवल है, प्रोमिन टाइम है। और अगर मजीद इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर है तो हम लिवर टिश्यू बायोप्सी करते हैं। टिश्यू बायोप्सी में हम जो है पोर्शन ऑफ द लिवर को टिश्यूज को लेते हैं फ्रॉम द पेशेंट, उसको हिस्टोलॉजी उसकी हिस्टोलॉजी को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप। either tissues are normal, abnormal or they are abnormal. टेस्ट करते हैं टू डिटरमिन हेपेटाइटिस बी वायरस इन द सीरम के हेपेटाइटिस बी वायरस इन द सीरम जिसमें एचबी एंटीजेंस हैं, एंटी हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज हैं और एचबीवी डीएनए। मुख्तलिफ ये टेस्ट हैं जो कि डिटरमिन करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस को इन द सीरम। फिर टेस्ट टू रूल इन आउट को इन्फेक्शन का मतलब ये है कि मल्टीपल हेपेटाइटिस वायरस जो है वो पेशेंट में मौजूद, लाइक हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी या HIV एड्स वायरस। ठीक है, टेस्ट टू स्क्रीन फॉर HCV जिसमें अल्ट्रासाउंड है और पेशेंट के एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की जाती है टू विजुअलाइज द लिवर के लिवर जो है तो नहीं है, लार्ज तो नहीं है। तो ये मुख्तलिफ इवेल्युएशन के लिए हम जो है टूल्स यूज करते हैं। पेशेंट है वो हिस्ट्री में हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट को कितने अरसे से ये सिम्टम्स हैं टू डिटरमिन के आइदर ये सिम्टम्स 6 मंथ से ज्यादा के हैं या कम के हैं। Serum concentration of aminotransferase can range from slightly normal to greatly elevated. ठीक है, तो जो AST aminotransferase लेवल है लिवर एंजाइम का वो slightly बढ़ा हुआ होगा, एलिवेटेड होगा। फिर ALT का लेवल जो है वो कंसंट्रेशन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में इट इज ALT इज स्लाइटली एलिवेटेड देन दी AST। ठीक है, AST का लेवल में ALT का लेवल AST से भी ज्यादा एलिवेटेड होता है। फिर सीरम बिलिरुबिन कंसंट्रेशन वुड बी मोर देन 3 mg per dl। ठीक है, तो बिलिरुबिन लेवल भी एलिवेटेड होगा। फिर ALP सीरम कंसंट्रेशन ऑफ ALP यूजुअली इज इंक्रीज। तो तीनों जो लिवर एंजाइम्स है बिलिरुबिन है वो भी एलिवेटेड होंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग्ड होगा और पेशेंट माइट हैव लो सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये पॉइंट एज ए फार्मासिस्ट जरूरी है आपके लिए। इसमें दो फैक्टर्स हैं कि एक तो ये कि लिवर इवेंट है तो जो पेशेंट दूसरी ड्रग्स भी लेता है जो कि मेटाबोलाइज होती है लिवर, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो ड्रग है उसकी क्रिएशन के चांसेस होते हैं इन दी सीरम
टॉक्सिक लेवल। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, अगर ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन लेवल कम होगा और लेट्स से कुछ ड्रग्स हैं जो प्रोटीन बाउंड है, पता है कि वो एल्ब्यूमिन के साथ ही एल्ब्यूमिन के साथ ड्रग बाउंड करती है ब्लड के अंदर। उसके अलावा फ्लूइड होते हैं, सिर्फ वो ड्रग जो है वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट, अगर पेशेंट का एल्ब्यूमिन लेवल लो है दैट मींस के ड्रग जो है वो ज्यादा फ्री स्टेट में होगी। फ्री स्टेट में होने की वजह से पेशेंट जो कंसंट्रेशन है वो कम लेवल तक जा सकती है। तो एज ए फार्मासिस्ट जो है वो डोज एडजस्टमेंट या डोज एडजस्टमेंट कंसीडरेशंस रिक्वायर्ड हो सकती हैं इन हेपेटाइटिस बी, स्पेशली अगर उसका लेवल जो है वो एबनॉर्मल है। Now to the treatment of the chronic hepatitis. So currently 6 agents are approved by the Food and Drug Administration Authority of America for treating chronic HPV infections. जो ट्रीटमेंट की चॉइस है डिपेंड ऑन द सेवेरिटी ऑफ द सिम्पटम्स, सीरम बायोकेमिस्ट्रीज एंड लिवर बायोप्सी रिजल्ट्स। ये आपका जो पेशेंट है कितनी सीवियरली जो है उसके अंदर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो फेल कर रही है, उस केस पे हम जो है डिटरमिन करते हैं कि हमने कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज करना है। गोल्स ऑफ थेरेपी के होंगे सप्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस रेप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था कि वायरस तब तक अपना डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता तब तक उसका एक सर्टेन लेवल अचीव नहीं हो जाता इन दी पेशेंट्स बॉडी, ठीक है, जिसको हम वायरल लोड कहते हैं। तो आपने क्या करना है कि अब वो लेवल अचीव करने के लिए वायरस क्या करेगा, अपने को रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करके मल्टीपल अपनी कॉपीज बनाएगा ताकि जो वायरल लोड है अंदर वो बढ़ सके, वो अपनी डिजीज अपना कोई भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसे पेशेंट्स में आपने कोशिश करनी है कि उनका वायरस का रेप्लिकेशन जो है वो आइदर स्टॉप हो जाए या रिवर्स हो जाए, कि वायरस अपने आप को मजीद मल्टीप्लाई ना कर सके। रिमिशन ऑफ द लिवर डिजीज, के लिवर को जो डैमेज हुआ है वो रिवर्स हो सके और लिवर दोबारा से रीजनरेट होकर अपनी हेल्थी स्टेट पे आ सके। रिड्यूसिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिरोसिस, के जो लिवर है वो मजीद डैमेज की तरफ ना जाए और ऐसी स्टेज ना डेवलप हो जाए जहाँ पे लिवर सिरोसिस पेशेंट में डेवलप हो जाए, यानी कि इरिवर्सिबल डैमेज टू द लिवर, जिसकी वजह से पेशेंट जो है रीनल लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है। और इम्प्रूवमेंट ऑफ लिवर हिस्टोलॉजी, ठीक है, तो मतलब उसका जो सेल्स हैं, लिवर के सेल्स हैं वो नॉर्मलाइज हो जाए, पेशेंट में लिवर सिरोसिस ना हो और वायरस जो है वो उसकी मजीद मल्टीप्लिकेशन ना हो। अब कुछ क्राइटेरिया डेवलप किया गया है कि जो पेशेंट्स हैं जिनको एंटीवायरल थेरेपी दी जा रही होती है फॉर हेपेटाइटिस बी, तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये थेरेपी उनमें जो रिस्पॉन्स है वो सही लेकर आ रही है या नहीं लेकर आ रही। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डेवलप किया गया है। डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को कैटेगराइज करके मुख्तलिफ जो कैटेगरी में डाल सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट है उसका रिस्पॉन्स पेशेंट में क्या है। इसमें बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है, दैट मींस कि डिक्रीज इन द सीरम विद इन द नॉर्मल रेंज। तो ये कि पेशेंट ने आप थेरेपी जो एल्ट लेवल है वो नॉर्मल रेंज में आ गया है। वायरोलॉजिक लैब्स है, डिक्रीज इन द सीरम HPV DNA to undetectable levels by CRSAs and loss of antigen hepatitis B in ABG positive patients, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका जो पेशेंट है उसमें जो आप उसमें पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, पीसीआर ऐसे जो है वो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड में एक टेस्ट होता है, सीरम का टेस्ट। तो पीसीआर ऐसे जो है वो तभी वायरस को ब्लड में या सीरम में डिटेक्ट करता है जो बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में ब्लड में प्रेजेंट होगा वायरस, ठीक है, वायरल लोड जिसको कहते हैं। तो अगर वायरोलॉजी रिलैप्स ये है कि पीसीआर जो टेस्ट है उसके अंदर सीरम के अंदर जो वायरस है डिटेक्ट नहीं हो रहा, दैट मींस इसकी जो वायरस का जो लोड है वो बॉडी में कम हो गया है। Primary non-response, which is the decrease in the HPV DNA by less than 2 log,
ये इसका यूनिट होता है कि जो वायरस लोड है, वायरल लोड कहते हैं, कि उसको इस लॉग पैरेलल में डिटरमाइन किया जाता है। तो कहते हैं कि जी प्राइमरी नॉन रिस्पॉन्स ये होगा कि तरीके के बाद पेशेंट में जो एचपीवी डीएनए वायरस है वो उसका लेवल जो है वो 2 log 10 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से कम हो गया आफ्टर एटलीस्ट 24 वीक्स ऑफ दी थेरेपी। 24 हफ्तों की थेरेपी के बाद जो वायरल लोड है पेशेंट का वो लेस देन 2 हो गया है, ठीक है। फिर बायोलॉजिक रिलैप्स, फिर increase in the serum HPV DNA of unlock after the discontinuation of treatment in at least 2 more than 4 weeks। के रिलीज किया है कि जी पेशेंट में आपने ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू किया है, तो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करने की वजह से जो उसका सीरम एचबीवी डीएनए है वो 1 log 10 इंटरनेशनल यूनिट से बढ़ गया है। यानी कि आप ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करते हैं तो वायरस दोबारा से मल्टीप्लाई होकर उसका जो लेवल है वो सीरम में बढ़ जाता है। फिर लास्ट में देख लेते हैं कंप्लीट रिस्पांस इज द क्राइटेरिया ऑफ बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल रिस्पांस एंड लॉस ऑफ एंटीजन हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो कंप्लीट रिस्पांस में जो है वो सारा जो पेशेंट जो है फुली रिकवर करता है और उसमें रिलैक्स आता है। तो डॉक्टर का यूजुअली अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट के एंड में इन मुख्तलिफ कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं टू डिटरमिन कि उनके पेशेंट में जो ट्रीटमेंट का रिस्पांस है वो आइदर सक्सेसफुल है या फिर फेलियर है। ठीक है, तो ये जो है वो डेफिनेशन है ऑफ द एंटीवायरल थेरेपी रिस्पांस की, ये भी कोडा किम्बल से ली गई है। फिर इंटरफेरॉन्स के बारे में आपने काफी जो मेनली हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन में यूज होते हैं। इंटरफेरॉन्स जो है वो ऐसे इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में जो पेशेंट को पेशेंट को लगाए जाते हैं कि उनमें जो उनकी इम्यूनिटी है वो जो है वो वायरस को काउंटर कर सके। तो लेकिन इसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में भी इंटरफ्रॉन्स को कभी यूज किया जा सकता है। माइंड में रखेगा कि इंटरफ्रॉन्स हम हेपेटाइटिस बी पेशेंट को नहीं लगाते। जो एक्यूट केसेस होते हैं हेपेटाइटिस बी के वो यूजुअली रिकवर जाते हैं, उनको इंटरफ्रॉन्स की जरूरत नहीं। लेकिन वो पेशेंट्स जिनमें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो या बहुत रेजिस्टेंट इन्फेक्शन डेवलप हो गई हो तो उस केस में जो है इंटरफ्रॉन लगाए जाते हैं। तो interferons जो है they activate their target cells by binding to specific cell surface receptors to induce synthesis of effector proteins। ये क्या करते हैं, इंटरफेरॉन है बाइंड करते हैं तो cell surface receptors और induce synthesis of the effector proteins। अब जो effector proteins है these intracellular proteins induce the antiviral, anti-proliferative and immunomodulatory action of the interferons। तो जो इंटरफ्रॉन्स हैं वो बाइंड करते हैं जाके टारगेट सेल्स के सरफेस के ऊपर सर्टेन रिसेप्टर्स और रिड्यूस करते हैं सिंथेसिस ऑफ द इफेक्टर प्रोटीन्स। वो इफेक्टर प्रोटीन्स जो हैं इंड्यूस करती हैं एंटीवायरल इफेक्ट, एंटी प्रोलिफरेटिव और इम्यूनोमोडुलेटरी एक्शन ऑफ द इंटरफेरेंस। तो ये जो प्रोटीन्स हैं जिनको ये एक्टिवेट करते हैं इंटरफेरेंस, फिर वो इससे अपना एंटीवायरल इफेक्ट ऊपर वायरस और इम्यूनोमोडुलेटरी, यानी कि एक तो वो ये वायरल वायरस अगेंस्ट खुद एक्ट करते हैं, उनको किल करते हैं, दूसरा बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं या एनहांस करते हैं या ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं वायरस। तो इसके अलावा दे आल्सो इंड्यूस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये जो दो सेल्स हैं इनको भी इम्यून सिस्टम सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं इंटरफ्रॉन्स। They viral entry into the host cell and modulate several aspects of viral replication cycle। अब एंटीवायरल इफेक्ट कैसे शो करते हैं कि एक तो ये कि सिंपली जो वायरल वायरस एंट्री टू दी होस्ट सेल इन दी लिवर सेल्स को वो ब्लॉक करते हैं। कि वायरस वायरस जब उस सेल के अंदर तब वो अपने आप अपने एप्लीकेशन। तो ये
वायरस को ब्लॉक करता है फ्रॉम द एंट्री इनटू द होस्ट सेल्स और मॉड्यूलेट सेवरल स्टेप्स ऑफ द वायरस रेप्लिकेशन साइकिल। ठीक है, तो वायरस की जो रेप्लिकेशन है या मल्टीप्लिकेशन है उसकी ब्लॉक कर। अब देयर आर वैरायटी ऑफ इंटरफेरॉन्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें इंटरफेरॉन अल्फा 2 है, इंटरफेरॉन अल्फा 3 है, इंटरफेरॉन अल्फा 1 है, इंटरफेरॉन अल्फा 1 है, और इनकी डिफरेंट सोर्सेज हैं और जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो वायरस हैं हेपेटाइटिस के, उनके अगेंस्ट जो है इफेक्टिव हैं, और ये आगे इनकी डोजेस लिखी है, ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये जो है इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस है फॉर 12 मंथ्स 3 इंटरनेशनल यूनिट्स। इसके अलावा जो इंटरफ्रॉन अल्फा 2b है वो 3 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस फॉर 3 मंथ्स। ये फर्दर आप जो है वो इनकी जो डोजेज हैं वो आप देख सकते हैं फ्रॉम दी क्या कहते हैं फ्रॉम दी कोडा केबल, और एज फार्मासिस्ट आपको जो है वो इसकी, क्योंकि इसकी जो डोज फ्रीक्वेंसी है दैट इज यूजुअली जो है वो पेशेंट्स वीकली इंजेक्शन करते हैं सबक्यूटेनियस इंटरफेरॉन्स के। तो एज अ फार्मासिस्ट जो है वो यू शुड नो दी डोज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरफेरॉन्स जो अवेलेबल है मार्केट में। Interferon alpha 2b and facultative interferon remain the only FDA-approved interferons for hepatitis B from hepatitis B. दो तरह के इंटरफेरॉन्स हैं यूजुअली जो मार्केट में अवेलेबल है, एक कन्वेंशनल इंटरफेरॉन है और रेगुलेटेड इंटरफेरॉन्स हैं। जो कन्वेंशनल इंटरफेरॉन्स हैं उनमें इंटरफेरॉन अल्फा है which is moderately effective in treating chronic hepatitis B. Relapse is rare or dose is 30 to 35 units per week, which is administered subcutaneous or intramuscularly। ठीक है, तो ये एडल्ट्स के लिए जो कन्वेंशनल थेरेपी है इंटरफेरॉन अल्फा की, जिसमें अल्फा ये सारे अल्फा इंटरफेरॉन हैं जिनकी डोज 30 to 35 है, यानी 30 से 35 यूनिट्स जो है वो लेते हैं either subcutaneously और इंट्रामस्कुलरली। यूजुअली एडमिनिस्टर किए जाते हैं सब क्यूटेनियसली। चिल्ड्रन की जो डोज है दैट शुड बी 6 यूनिट्स subcutaneous 3 times a week। ठीक है, फिर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी फॉर पेशेंट हु आर एंटीजन पॉजिटिव इज 16 to 24 weeks, यूजुअली 16 to 24 weeks के टाइम पीरियड के लिए ड्यूरेशन के लिए लगते हैं। दूसरी फॉर्म जो है वो पेगलेटेड इंटरफेरॉन्स की है, which is better overall survival free of hepatic decompensation। वो स्टडीज कहती हैं जो कन्वेंशनल इंटरफेरॉन्स हैं उनसे ज्यादा एडवांस लेवल दैट इज पेगलेटेड इंटरफेरॉन्स, जो जिनका जिसका सर्वाइवल दैट इज बेटर एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल इंटरफेरॉन्स, और हेपेटिक डिकम्पोजिशन के जो सर्वाइवल है वो भी जो है वो पेगलेटेड इंटरफेरॉन्स का बेटर एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल। this ATMC subcutaneously for 48 weeks। ठीक है, thrice weekly administered of associated with more flu-like symptoms and headache when compared with daily administration। वो एक और स्टडी के की यहाँ मैंने ये स्टेटमेंट कोटिंग की है, वो कहेंगे जी आइदर आप इनको थ्राइस वीकली डोज दें या फिर डेली एडमिनिस्ट्रेशन दें। तो थ्राइस वीकली से जो है पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं like flu like symptoms and headache। ठीक है, increased by 50% if granulocyte or platelet count decline to less than 750 per mm cube and 50,000 per mm cube respectively। ठीक है, इसमें आपने पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट है उसको भी साथ साथ नोट करना है, और ये जो है अगर इसकी वजह से जो पेशेंट प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो आप जो उसकी डोज है थेरेपी की दे शुड बी डिक्रीज। फिर एडवर्स इफेक्ट इंटरफेरॉन्स के सेंट्रल
नर्वस सिस्टम में साइकोसिस है, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, डिलीरियम या कंफ्यूजन, एक्सिया, एस्थीसिया, सीजर्स, रिलैप्स इन सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, कुछ ये साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हैं। हेमाटोलॉजिकल में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है पेशेंट में, एनीमिया हो सकता है। तो आपने उस पेशेंट में उसकी जब थेरेपी हो रही है एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर द पेशेंट, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स डेवलप नहीं। तो ये जो सीएनएस के साइड इफेक्ट्स हैं डिपेंड किया पेशेंट से। जब आपस इंटरफ्रेंस लेना है तो आप उससे पूछें कि आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। इसकी वजह से रिकमेंड करें अपने डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी कि वो टाइम बाय टाइम मंथ में एक दफा जो है वो अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाए, जिसमें उसके प्लेटलेट काउंट को देखें और उसकी जो है एचबी काउंट को देखें। फिर डर्मेटोलॉजिकल में पेशेंट सोरियासिस डेवलप कर सकता है, ईयर डिस्टर्बेंसेस में ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, बाइलियरी सिरोसिस और हेपेटिक डिकम्पोजिशन। ये जो मेनली तीनों हैं ये रिलेटेड हैं टू दी लिवर फंक्शन टेस्ट। तो आप अपने पेशेंट में मंथली या एवरी 2 वीक्स के बाद उसका लिवर फंक्शन टेस्ट माइट डिटरमिन कि उसका लिवर फंक्शन नॉर्मली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर कार्डियोवैस्कुलर में पेशेंट माइट हैव कार्डियक अरिथमियास, कार्डियक मायोपैथीज एंड हाइपरटेंशन। तो एक्चुअली वो पेशेंट जो ऑलरेडी हाइपरटेंशन का शिकार हैं उनमें आप क्लोजली मॉनिटर करें उनको फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट। अडल्ट में रेटिनोपैथी है, हेयरिंग लॉस है, पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है, एक्यूट रीनल फेलियर, हाइपोथायराइडिज्म और सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटिस। ठीक है, तो ये जो है वो साइड इफेक्ट्स पॉसिबली हो सकते हैं एंड एज अ फार्मासिस्ट इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी कि आप पेशेंट की थेरेपी मॉनिटरिंग में ये पॉइंट्स को जो थेरेपी का जो प्लान आप बनाते हैं पेशेंट को उसमें ये टेस्ट जो है वो इंक्लूड करें। फिर कुछ जो पेशेंट्स होते हैं हेपेटाइटिस सी के, हेपेटाइटिस क्रॉनिक हेपेटाइटिस के, उनमें कुछ एंटीवायरस भी साथ साथ दिए जाते हैं। वो पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं और उनका जो हेपेटाइटिस बी है वो सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा टू दी इंटरफेरॉन थेरेपी, तो उन्हें कॉम्बिनेशन में साथ साथ कुछ एंटीवायरस भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेमिविडीन है जो जिसकी डोज 200 mg है, with a first nucleoside analog which is approved by the FDA for use in patients with compensated liver disease। ठीक है, तो कंपनसेटेड लिवर डिजीज जो है वो लिवर की इम्पेयरमेंट या लिवर डैमेज है उसको इंडिकेट करता है। और उसमें जो है वो कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीवायरल थेरेपी जो कि एफडीए ने फेडरल ड्रग अथॉरिटी ने अप्रूव किया, दैट इज लेमिविडाइन। ठीक है, तो लेमिविडाइन जो है वो इनहिबिट करता है डीएनए सिंथेसिस ऑफ द वायरस। ठीक है, तो लेमिविडाइन जो है वो हैज हाई रेट ऑफ एंटीवायरल रेजिस्टेंस रिजल्ट इन लॉस ऑफ क्लिनिकल रिस्पांस। जैसे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो सकती है अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल, सिमिलरली जो एंटीवायरल्स है उनके अगेंस्ट की जो वायरसेस वो रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। तो लेमिविडाइन की केस जो है वो पेशेंट में जो वायरस है वो एंटीवायरल रेजिस्टेंस डेवलप करने के उसके चांसेस या रेट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट लॉस ऑफ क्लिनिकल रिस्पांस, मतलब उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से जो एंटीवायरल ड्रग है वो अपना इफेक्ट शो करना छोड़ देती है या फेलियर होता है टू एंटीवायरल रिस्पांस, जिसकी वजह से राइजिंग एटी लेवल्स एंड वर्सनिंग ऑफ द हेपेटिक हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो पेशेंट का जो लिवर फंक्शन है वो रेजिस्टेंस की वजह से मजीद जो है वो डिटेरिएट करता है। फिर reduce sensitivity to lemivudine following long term therapy। तो रेजिस्टेंस के चांसेस पेशेंट्स पे ज्यादा होते हैं जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जिनको दिया जा रहा है या वो लेमिविडाइन को बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड यूज करते हैं, लाइक मोर देन 52 वीक्स।
तो लेम्युडाइन रेजिस्टेंट एचपीवी म्यूटेंट जनरली आर डिटेक्टेबल आफ्टर 6 मंथ और मोर ऑफ कंटिन्यूअस थेरेपी। ठीक है, तो आपको पता है कि एंटीवायरल थेरेपी या हेपेटाइटिस बी की जो थेरेपी है वो इट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल मंथ्स। तो कहते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो म्यूटेशन के जरिए जो है वो रेजिस्टेंस वाला अगेंस्ट द एंटीवायरल, पर वो जो है वो 6 मंथ या उससे ज्यादा की थेरेपी में स्लोली एंड स्टेडीली रेजिस्टेंस डेवलप करता है और वो होती है। दूसरा जो इसमें है एडी, which is nucleoside analog approved by FDA और इसकी डोज है डेली 10 mg है for 48 weeks. Drug is selective inhibitor of numerous species of nucleic acid polymerase. ठीक है, फिर थर्ड वो एंटी कैविटी है 0.5 mg. This is the most potent. This drug is more potent than lamivudine and adifovir and is effective against लेमिवुडाइन रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स। ठीक है, तो एज कंपेयर टू एडिफोविर और लेमिवुडाइन एटिकावेर अगर आप सिलेक्ट करते हैं अपने पेशेंट के लिए, अच्छा आपने ये सारी वायरल्स पेशेंट को नहीं दे देनी, आपने इनमें से कोई एक चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करनी है एंटीवायरल ड्रग और वो आपने अपने पेशेंट को रिकमेंड किया। लेकिन आप वो क्यों देना चाहते हैं, क्यों आप लेमिवुडाइन के अगेंस्ट एंटीकेवर को करते हैं, तो उसका कोई लॉजिक या रैशनल होना चाहिए। यहाँ पे एक ट्रायल स्टडी का मैंने हवाला दिया है कि एंटी इज मोर और एडिफोविर। ठीक है, एडिफोविर और लेमिवुडाइन के अगेंस्ट जो है स्टडीज ने फाइंड किया कि एंटीकेविर ज्यादा इफेक्टिव है या ज्यादा पोटेंट है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये जो वो वायरसेस जो के रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू दी लेमिवुडाइन उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। तो इसी ड्रग को एंटीवायरल को तो आप उसका रैशनल ये दे सकते हैं कि ये मोर अगेंस्ट द अदर टू ड्रग्स और ये रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स को भी उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। तो इसका ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी 52 वीक्स है। फिर एंटीकेविर वाज सेफ एंड हैड सिग्निफिकेंटली हायर हिस्टोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिस्पांस रेट्स देन लेमिवुडाइन। तो ये जो 3 रिस्पांस है ये मैंने पीछे आपको जो रिस्पांस का टेबल दिखाया था एंटीवायरल या थेरेपी का, ये उससे रिलेटेड है। तो जितना ये रिस्पांस तीनों रिस्पांस अच्छे होंगे उसका मतलब वो एंटीवायरल जो हेपेटाइटिस बी वायरस। तो एंटीकेविर जो न सिर्फ सेफ है बल्कि इसका जो रिस्पांस रेट है बायोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल, बायोकेमिकल रिस्पांस रेट दैट इज देन दी लेमिवुडाइन के। ये जो पीछे ये हमने रिस्पांस का टेबल पढ़ा है, अगर ये सारे रिस्पांस अच्छे होंगे तो जो आपकी एंटीवायरल ड्रग है मोर इफेक्टिव एंड बेटर। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि नो एविडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अमंग पेशेंट रिसीविंग एंटीकेविर एज अगेंस्ट लेमिवुडाइन। एंटीकेविर से जो है वो रेजिस्टेंस के कोई केसेस जो है रिपोर्ट नहीं हुई है या कोई एविडेंस नहीं मिला। जिसमें रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट है तो उनमें जो डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर आपका पेशेंट जो है उसमें इम्पेयरमेंट है और डायलिसिस का पेशेंट है, इसलिए उसका लिवर फंक्शन जो है वो रीनल फंक्शन जो है वो प्रॉपर है, ये नॉर्मल है, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो कि टेबल 20 में मेंशन्ड है। ठीक है, फिर लास्ट एंटीवायरल ड्रग जो वो टेल्वीव्यूडाइन है जो कि 600 mg की डोज होती है इसकी। तो elevated creatine kinase level more commonly seen in the patient treated with टेल्वीव्यूडाइन। तो सी के creatine kinase level जो है वो यूजुअली इन पेशेंट्स में थोड़ा सा एलिवेटेड होता है। अभी आपने लैब डेटा इंटरप्रिटेशन पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि क्रिएटिनाइन काइनेज जो है वो इस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस रेट्स आर लोअर अमंग द टेल्वीव्यूडाइन ग्रुप विद द लेमिवुडाइन। तो ये कि जी टेल्वीव्यूडाइन जो है लेमिवुडाइन के अगेंस्ट लेस जो है इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कॉज करता है वायरस। तो लेमिवुडाइन के अगेंस्ट जो है वो बेटर ड्रग है।
तो लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रही, कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर HIV and HCV have been approved for to be more effective than the monotherapy. तो यूजुअली हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस है, उसकी जो थेरेपी है उसकी उसमें यूजुअली इंटरफेरॉन आपने अपनी चॉइस के चॉइस की बेस पे जो है वो वन ऑफ द इंटरफेरॉन्स को सिलेक्ट करना है, उनकी थेरेपी, उनकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, उन डोज, और उसके साथ जो है वो सूटेबल एंटीवायरल जो है वो जो आप बेहतर सकते हैं पेशेंट को दिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि कॉम्बिनेशन थेरेपी है इज बेटर, मोर इफेक्टिव देन दी मोनोथेरेपी की। अगर आप एक दो ड्रग्स का या फिर इंटरफेरॉन के साथ कॉम्बिनेशन में अगर ये थेरेपी देते हैं तो दैट इज मोर इफेक्टिव एज मोनोथेरेपी, यानी कि अगर आप एक ड्रग देते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड है टेबल 73.21 में जो ट्रीटमेंट वो टाइम खत्म होने वाला है। पढ़ सकते हैं। अदर ऑप्शंस एडिशनल एजेंट हैं जिसमें टैरिफ, ये जो टाइम खत्म होने वाला है। Buying, still under investigations, the new antivirals जो कि still under investigations हैं against the इनके clinical trials अभी हो रहे हैं for to determine their efficacy in the hepatitis B. अच्छे एंटीवायरल ड्रग्स हैं, ये हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट में भी यूज होती हैं और HIV इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट भी यूज होती हैं। इसके अलावा थेरेप्यूटिक वैक्सीन है जो कि जिसका नाम है थायराइड HBV। एक वैक्सीन होती है जो प्रोफाइलैक्टिक को देते हैं प्रिवेंशन के तौर पे। एक थेरेप्यूटिक वैक्सीन है जो कि आफ्टर पेशेंट्स एक्सपोजर टू दी डिजीज या वायरस दी जाती है, जिसको थेरेप्यूटिक वैक्सीन कहते हैं। तो थेरेप्यूटिक मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है तकरीबन। की हेल्पर, ठीक है, इनहेंस इम्यूनिटी है जो तो थेरेप्यूटिक वैक्सीन का भी वही काम जो प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन का होता है कि वो बॉडी अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किए अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन जो वायरस, ठीक है। तो ये भी साथ साथ जो है वो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको मजीद इनहेंस करती है ताकि वो फाइट कर सके अगेंस्ट दी वायरस। फिर लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, ये उन पेशेंट में की जाती है कि जिनमें लिवर सिरोसिस जैसी तरह की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई हो रिवर्सिबली, और जिनमें जो है वो और कोई ऑप्शन लिवर को रिगेन करने का या लिवर को दोबारा से रिजनरेट करने का ना हो, तो उन पेशेंट्स में हम जो है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन देते हैं। लिवर ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स में भी हमें कुछ एंटीवायरल थेरेपी रिक्वायर्ड होती है ताकि उन पेशेंट में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का रिलैप्स ना हो जाए, ठीक है। जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स आपको पता है कि उनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है और दे नीड सम प्रोटेक्शन कि उनमें दोबारा से हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का रिलैप्स ना हो जाए। तो वो एफिशिएंट अप्रोच टू प्रिवेंटिंग HBV recurrence following transplantation has been with high dose of hepatitis B. सर आप सुन सकते हैं, आवाज आ रही है आपको? तो पोस्ट ऑपरेटिव में जब पेशेंट में लिवर का ट्रांसप्लांट हो जाता है तो दोबारा से कहीं उनमें हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आईवी हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। जिस डोज आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन है 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि 50 ml की 10 वाइल्स होती हैं 50 ml की, which are added to 50 ml of normal saline, और उसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन की फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। तो ये आईवी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं कि आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है कि ये 10 वाइल्स होती हैं 50 ml की, जिनको ऐड करते हैं 250 ml नॉर्मल सलाइन में, और पेशेंट को जो आपने डोज इंजेक्ट करनी है दैट शुड बी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। फिर ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है दे आर एडमिनिस्टर्ड ऑन दी मंथली बेसिस फॉर लाइफ। तो पेशेंट में जो है वो टिल जब तक वो जिंदा है लिवर ट्रांसप्लांट के बाद उसको जो है ये
एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, ठीक है। सर मेरी आवाज ये आपको नहीं है? मीटिंग खत्म होने वाली है। हेपेटाइटिस बी का नेक्स्ट हम हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद आई थिंक फिर एक